महायोद्धा, नियति का युद्ध अब आरंभ होगा। ध्रुव ने जवाब दिया, हिम्मत है तो आजा। इसी के साथ वो आंखों में खूनी चमक के साथ एक कदम आगे बढ़ा। उसी पल रुद्रसेन भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर ओजा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और आगे बढ़कर ध्रुव के साथ एक कतार में खड़ी हो गई। यह देखकर तलवेश गुस्से से तिलमिला उठा। ओझा तू नीच औरत। तभी हैदर भी आगे आया और बोला, ध्रुव भाई हम भले ही मामूली हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो जान देकर भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। चक्रयोग हॉल के बाकी शिष्य, जिन्हें कोई गिनता भी नहीं था, अब एक एक कर ध्रुव के साथ खड़े होने लगे। ध्रुव ने जोर से दहाड़ लगाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। बाकी सब ने भी पूरी ताक से दोहराया, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। उनकी आवाज आसमान तक गूंज गई, जैसे बादलों को चीर रही हो। यह नारा सुनकर वहां मौजूद लोगों के दिलों में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। कई लोगों को पहली बार लगा कि यही है असली भाईचारा, यही होती है सच्ची साथ निभाने की भावना। लेकिन कुछ लोग, खासतौर पर औजा और हैदर को देखकर सोचने लगे, ये सब पागल हो गए हैं क्या? 18 अध्यक्षों के सामने खड़े होने का मतलब सीधी मौत है। केरम और बाकी अध्यक्ष जोर जोर से हंसने लगे। वाह, क्या नारा है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हाँ हाँ चलो फिर देखते हैं कितनी देर टिकते हो, मार डालो इन्हें। जैसे ही केरम ने आदेश दिया, 18 अध्यक्षों की शक्ति एक साथ भड़क उठी। 4 सबसे ताकतवर अध्यक्षों की आभा तो इतनी भयानक थी कि पूरा शैडो ब्लेड हॉल का पर्वत उनके दबाव से थरने लगा। कई आम शिष्य तो उस दबाव को झेल ही नहीं पाए और पीछे हट गए। रुद्रसेन, जो कि काफी शक्तिशाली था, उसने कोशिश की कि उस दबाव को रोक सके, लेकिन उसका दबाव टूट गया, जैसे उस पर कोई भारी चट्टान गिर गई हो। ध्रुव पर भी दबाव बिजली की तरह गिर रहा था। वो गुस्से में चिल्लाया, हरामखोरों, देखता हूं कौन कितना शक्तिशाली है। वो चिल्लाया और उसका शरीर कांपने लगा। उसी वक्त पूर्वज रुद्रदेव की आवाज उसके भीतर गूंज उठी, घबराओ मत, कोई आ रहा है। ध्रुव ने तुरंत अपनी सारी ऊर्जा समेट ली और तभी ऊपर आसमान से एक रोशनी का गोला नीचे उतरा। यह एक शून्य शिकारी था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सुप्रीम टोकन था। जैसे ही उसने टोकन उठाया, उससे इतनी भयानक शक्ति निकली कि सभी 18 अध्यक्षों की सारी शक्ति एक झटके में टूट गई। सब कांप उठे और उनके रोंगटे खड़े हो गए। ध्रुव भी हैरान रह गया। यह सुप्रीम टोकन, उस शून्य शिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, बुर्जुक सर्गेश्वर का आदेश है, ध्रुव को न्यायालय के हवाले किया जाएगा। कोई इसमें दखल नहीं देगा। जिसने भी टांग अड़ाई, उसकी टांग उसके गले समेत काट दी जाएगी। उसके स्वर में ऐसा वजन था कि केरिम और उसके साथियों के पांव तक डगमगाने लगे, जैसे एक असली राजा बोल रहा हो और बाकी सब केवल सुनने वाली प्रजा हो। फिर शून्य शिकारी ने एक नजर किरिम और बाकी लोगों पर डाली और बोला, बुर्जुक, सर्गेश्वर ने संदेश भेजा है कि हॉल प्रतियोगिता में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। तुम सबको अब उसी पर ध्यान देना चाहिए। फिर वह थोड़ा रुका और गंभीर लहजे में बोला, और उन्होंने फैसला किया है कि इस बार जिन शिष्यों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहेगा, उनमें से 10 को अमर महल के बाहरी हिस्से में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। और एक और बात, महाविद्यालय का नया प्रधानाचार्य वही बनेगा जो हॉल प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा अंक लाएगा। इतना कहकर शून्य शिकारी ने एक तरफ देखा और बोला, धर्मनाथ, अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कहकर वह एक चमकदार रोशनी में बदलकर क्षितिज में विलीन हो गया। पीछे खड़ा कैरीमहल की हंसी के साथ बोला, ध्रुव, तू बच नहीं सकता। बस देखना, जब न्यायालय का फैसला आएगा तो तुझे महाविद्यालय के नियमों के मुताबिक मौत की सजा मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। उसी समय धर्मनाथ सामने आया। वो तो पहले से ही वहां मौजूद था, मगर अब तक चुपचाप खड़ा था। जब उसे लगा कि बात हाथ से निकल रही है, तब उसने बुर्जुक सर्गेश्वर को खबर दी। उसके बाद शून्य शिकारी वहां आया। धर्मनाथ सब समझता था। उसे पता था कि जब तक ध्रुव ड्रैगन क्षेत्र नहीं ढूंढ लेता, तब तक उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो वह उसका अंजाम नहीं संभाल पाएगा। धर्मनाथ ने शांत लहजे में कहा, कैरिम, सजा देना मेरा काम है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फिर वो ध्रुव की तरफ मुड़ा और बोला, ध्रुव, तुमने खुद से लड़ाई शुरू की, अपने साथी शिष्यों को घायल किया और हॉल्स को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए तुम्हें 1 महीने तक किसी भी मिशन में भाग लेने की अनुमति नहीं है और तुम महाविद्यालय छोड़ नहीं सकते। क्या तुम यह सजा स्वीकार करते हो? ध्रुव ने केरम की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, वैसे भी मेरा कहीं जाने का मन नहीं था। यह सजा मैं खुशी से कबूल करता हूं। उसकी बात में ताना था और अंदाज ऐसा था जैसे किसी ने केरम को तमाचा जड़ दिया हो। सभी लोग चौंक गए। बस इतनी सी सजा, यह तो जैसे छुट्टी मिल गई। केरम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धर्मनाथ, आप यह मजाक कर रहे हैं। धर्मनाथ ने शांत रहते हुए कहा, सजा क्या देनी है, यह मेरा फैसला है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है
तो बुर्जुक सर्गेश्वर से शिकायत कर दो। सप्तचक्र महाविद्यालय में सजा देने का अधिकार सिर्फ धर्मनाथ को था। प्रधानाचार्य भी उसमें दखल नहीं दे सकते थे, क्योंकि धर्मनाथ सीधे अमर महल के अधीन था। केरम के जबड़े भिंच गए। ध्रुव की चेहरे पर जो तसल्ली थी, उसे देख वो और भी जल भुन गया। याद रख, यह मामला यहीं नहीं रुकेगा, कैरिम बोला। ध्रुव ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, सही कहा तुमने कैरिम, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। उसके दिल में जो चोट लगी थी, अपने साथियों को मिली धमकियों की, वो कभी नहीं भूलेगा। फिर धर्मनाथ ने ओझा की तरफ देखा और बोला, ओझा, एक मास्टर होने के बावजूद भी तुमने ध्रुव को नहीं रोका, इसलिए तुम्हें तुम्हारे पद से हटाया जाता है और तुम हॉल से निष्कासित की जाती हो। रायगढ़, हव्या, हिमेश, शहनाज, तुम सब भी अपने हॉल से निकाले जाते हो। गौरांग, वेदिका, तिमरा, तुम तीनों को भी निष्कासित किया जाता है, क्योंकि चक्रयोग हॉल के शिष्यों को पीटा गया है, अपमानित किया गया है। इसलिए अब हर हॉल अपने अंदर की सफाई खुद करेगा। ध्रुव, जब तक नया प्रबंधक नियुक्त नहीं होता, तुम ही चक्रयोग हॉल के प्रबंधक रहोगे। यह सब सुनकर हर कोई संत था। यह सब सजाएं नहीं, ध्रुव के लिए तो मानो इनाम थी। फिर धर्मनाथ ने रुद्रसेन की तरफ देखा और कहा, रुद्रसेन, तुम पूर्व प्रधानाचार्य रहे हो, पर अब से तुम बिना अनुमति के महाविद्यालय के किसी भी काम में दखल नहीं दोगे, नहीं तो कठोर सजा मिलेगी। रुद्रसेन हल्का सा मुस्कुराया। उसे इस तरह की बातें सुनने की आदत थी। उसी समय ध्रुव थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, धर्मनाथ जी, एक सवाल पूछना है। धर्मनाथ ने सिर हिलाया। पूछो। ध्रुव की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने गंभीर लहजे में पूछा, अगर कोई एक नया हॉल बनाना चाहे, एक नया 19वां हॉल, तो वो कैसे बन सकता है? तुम हॉल बनाना चाहते हो? धर्मनाथ थोड़ा हैरान रह गया। मन ही मन बोला, इस लड़के के ख्वाब तो बहुत बड़े हैं। चारों तरफ खड़े मास्टर और हॉलों के अध्यक्ष। पहले तो चौंके, फिर कई लोग हंसने लगे। हाल बनाना है, खुद को क्या समझते हो? लगता है 2-4 लोगों को हरा के खुद को कोई बड़ा योद्धा मान बैठे हो। जरा जमीन पर पैर रखो। लड़के तुम जैसे बहुत आए और ऐसे ही मिट्टी में मिल गए। ध्रुव, क्या तुम्हें लगता है कि न्यायालय ने तुम्हें सजा नहीं दी? तो तुम अब कुछ भी कर सकते हो। आज तुमने 14 हलों को ललकारा और सोचते हो कि कोई महान योद्धा बन गए हो। जिनसे तुमने आज लड़ाई की, वह तो ज्यादातर कमजोर या नए शिष्य थे। हॉल प्रतियोगिता के लिए चुने गए असली योद्धाओं से तो तुम भिड़े ही नहीं। उनकी बातें कुछ हद तक सही थीं। ध्रुव वाकई ताकतवर था, मगर आज उसने जिन शिष्यों को हराया, वह सब अपने अपने हॉल के सबसे मजबूत योद्धा नहीं थे। शायद इसलिए ध्रुव ने इतनी आसानी से 14 हॉल्स को हिला दिया। वो अभी 8वें स्तर का रक्तवीर था, लेकिन अकेले किसी पूरे हॉल से भिड़ना फिर भी आसान नहीं था। हर हॉल का एक लंबा इतिहास और ताकत थी, जिसे मिटाना आसान नहीं था। और फिर नया हॉल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए बहुत सारी शर्तें और मंजूरियां चाहिए होती थीं। मास्टरों का समर्थन, अमर महल की सहमति और भी कई नियमों का पालन। लेकिन ध्रुव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें बस धर्मनाथ पर टिकी थी। धर्मनाथ ने गौर से उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या वाकई तुम हॉल बनाना चाहते हो? ध्रुव ने सिर हिलाया। जब इन 18 हॉल्स ने मुझे अपनाने से मना कर दिया था, तभी से यह सोच दिमाग में थी, लेकिन आज फैसला कर लिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज हालात मेरे तरफ में थे, और मैं यह भी मानता हूँ कि इन हॉल्स के पास सैकड़ों साल की ताकत है और मैं अभी उनसे नहीं लड़ सकता। पर आज जब तुम सब यहाँ खड़े हो, मैं ध्रुव ये कह रहा हूँ, एक एक करके तुम सबको हराऊंगा। खासकर तुम्हें। उसने अपनी उंगली सीधी केरम की ओर तानी, वही जिसने उसे धमकाया था, उसके परिवार को भी घसीटा था। ध्रुव यह बात कभी नहीं भूलेगा। पर असली दुश्मन केरम नहीं था, असली जड़ थी स्वर्ग सारुल। केरम तो बस एक मोहरा था। बहुत घमंड है। तुम में कुछ लोग चिल्लाए, ग्रीफन हॉल कोई मामूली जगह नहीं है। लगता है जिंदा रहने का शौक नहीं बचा तुम्हें। ग्रीफन हॉल सप्तचक्र महाविद्यालय का सबसे पुराना और ताकतवर हॉल था। उसका इतिहास सदियों पुराना था। केरम की आंखों में गुस्से की चमक थी और होठों पर तीखी मुस्कान। ध्रुव, यह घमंड तुम्हें ले डूबेगा। अगर ग्रीफन हॉल को ललकारना है तो आ जाना। किसी भी दिन मैं तुम्हें ऐसे कुचल दूंगा जैसे कोई चींटी। ध्रुव ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, इंतजार करना, वैसे ही मिटा दूंगा जैसे तुम्हारे बेटे को किया था। केरम की आंखें गुस्से से जल उठीं। उसका बेटा तलवेश, जिसकी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई थी, और अब ध्रुव उसी का नाम लेकर उसे चिढ़ा रहा था। अगर रुद्रसेन वहां ना होता तो शायद केरम अभी ध्रुव का सिर तोड़ देता। वह पहले ही धर्मनाथ के फैसले से चिढ़ा हुआ था और अब यह बात आग में घी की तरह थी। ध्रुव हंस पड़ा। मैं तो ऐसे ही हदें पार करूंगा, रोक सको तो रोक लो। माहौल फिर से गर्म हो गया। लगा जैसे किसी भी वक्त सब एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। धर्मनाथ ने ऊंची आवाज में कहा, बस करो। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखा और गंभीर होकर बोला, अगर तुम्हें सच में हॉल बनाना है तो रुद्रसेन से बात करो।
उसने भी पहले ऐसा करने की कोशिश की थी, पर सफल नहीं हुआ। उससे बेहतर तुम्हें कोई सलाह नहीं दे पाएगा। धर्मनाथ की आवाज इस बार सख्त और कड़क थी। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मामला यहीं खत्म। वो माहौल को शांत करना चाहता था। अगर अभी लड़ाई भड़कती तो उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। ध्रुव की नजर अब रुद्रसेन पर गई। रुद्रसेन की आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। हॉल बनाने की नाकाम कोशिश उसकी सबसे कड़वी यादों में से एक थी। वहां खड़े कई अध्यक्ष हैरान रह गए। उन्हें यह बात नहीं पता थी कि रुद्रसेन ने कभी नया हॉल बनाने की कोशिश की थी। धर्मनाथ ने फिर ऊंची आवाज में कहा, जो लोग बाहर द्वार पर भीड़ लगाए खड़े हैं, सब हट जाओ। ध्रुव ने रुद्रसेन की तरफ देखा और कहा, एल्डर चलिए, बाकी बात बाहर करते हैं। इसके बाद वो ओजा की तरफ मुड़ा, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उड़ा कर ले चलता हूँ। ओझा ने उसकी आंखों में सीधे देखा। ना कोई डर, ना कोई शक। वह बस जैसे उसे पढ़ लेना चाहती थी। ध्रुव भी उसे गहराई से देख रहा था। उसके मन में एक हल्की बेचैनी थी। क्या यह मिशन अब पूरा हो जाएगा? ओझा बोली, ओल ने मुझे निकाल दिया है, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। क्या तुम सच में मुझे अपनाना चाहते हो? ध्रुव ने बिना हिचक कहा, हाँ, और पूरे दिल से चाहता हूँ। ओझा ने उसका हाथ थामा और कहा, तो फिर चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यह किसी हार का बदला नहीं था, ना ही कोई एहसान चुकाना था। यह सिर्फ ताकत की तलाश थी। तलवेश से एक ही वार में हार जाने के बाद ओझा के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। अब उसे ताकत चाहिए थी, और वह जानती थी ध्रुव ही वह रास्ता है जो उसकी तकनीकों को निखार सकता है। ध्रुव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और मन में सोचा, अब जब हाथ थाम ही लिया है तो क्या मिशन पूरा होगा? कुछ पल बीते, लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई संकेत नहीं आया। कुछ देर वही चुप्पी बनी रही। मिशन अब भी अधूरा था। ध्रुव के दिल में खटक सी हुई। क्या मुझे ओझा के बदले की मदद करनी ही पड़ेगी? लेकिन अमर महल में इतने सारे एल्ड हैं, मैं कैसे जानूं कि बदला किससे लेना है? ससाला, यह सिस्टम भी बस, लेकिन अब ओझा उसके साथ थी, चाहे मिशन पूरा हुआ या नहीं। अब रास्ता थोड़ा आसान जरूर हो गया था, और अगर हालात ने मजबूर किया तो ध्रुव अपने तरीके से रास्ता निकालना जानता था। जरूरत पड़ी तो टेढ़ी उंगली से उधर। जब तलवेश ने देखा कि ओझा का हाथ ध्रुव के हाथ में है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया, रगे तन गई और वह खून की उल्टियां करने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, हरामजादी, ओझा कुतिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ध्रुव, तुझे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। शैडो ब्लेड हॉल के शिष्य भी संत थे। उनके लिए ओझा सिर्फ एक मास्टर नहीं, बल्कि उनके दिलों की देवी थी। और आज वह देवी एक सुअर के साथ जा रही थी। क्यों क्यों उसे वही मिला? हमारी देवी हमें कैसे छोड़कर जा सकती है? उनके दिल पूरी तरह टूट चुके थे। दूर खड़ा केरम चुपचाप ध्रुव को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखें छोटी हो गई थीं, मुट्ठियां भिंच चुकी थीं। अब उसका गुस्सा धीरे धीरे खून की प्यास में बदल रहा था। उसने मन में कहा, हरामजादे, अभी तो न्यायालय ने तुझे बचा लिया। आज अमर महल तेरी ढाल बना है, पर हॉल प्रतियोगिता में वहां कोई नहीं होगा तेरे साथ। उस दिन मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, चक्रयोग हॉल। अब यही ध्रुव का आखिरी और अकेला ठिकाना था। वह सभी 18 हॉल्स को चुनौती दे चुका था, और इसी वजह से अब हर तरफ उसके दुश्मन ही थे। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि बिना किसी अड़चन के एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल था। वह बखूबी जानता था कि चाहे वह कुछ भी कर ले, कोई न कोई जरूर सामने आएगा उसे रोकने या गिराने के लिए। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि जो भी हो, अब वह पीछे नहीं हटेगा। एल्डर, क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं खुद का एक नया हॉल बना सकूं? ध्रुव की आवाज में जिद थी। वो किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं था। हॉल की स्थापना ही एकमात्र रास्ता था जिससे वह इस जगह को विस्तार दे सकता था। केवल तभी वह अपनी ताकत का सही मायनों में निर्माण कर पाएगा। उसे पहले लग रहा था कि बुर्जुक सर्गेश्वर से मिली सजा के बाद स्वर्गसार कुल कुछ साल तो शांत रहेगा, लेकिन आज जो हुआ उसने उसकी यह सोच पूरी तरह गलत साबित कर दी। स्वर्गसार कुल ने तो कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। ऊपर से देखने पर भले ही सबचक्र महाविद्यालय में उनका कोई आदमी ना दिखे, लेकिन सच्चाई यह थी कि अब पूरा महाविद्यालय उनकी पकड़ में था। 18 हॉल के अध्यक्ष किसी न किसी तरह स्वर्गसार कुल से जुड़े थे, और फिर शौर्य वंश और स्वर्गसार कुल के बीच कोई मामूली दुश्मनी नहीं थी। स्वर्गसार कुल ध्रुव और उसके लोगों को मिटा देना चाहता था, इसलिए अब ध्रुव को बिल्कुल देर नहीं करनी थी। उसके सामने अब कई मोर्चे थे। स्वर्गसार कुल, अमर महल, पश्चिमी अंधकार, लोक और एस्फीरा की शून्य भूमि। आगे चलकर उसे ड्रैगन क्षेत्र जैसी खतरनाक जगहों का भी सामना करना था। इतनी बड़ी लड़ाई किसी अकेले इंसान से नहीं लड़ी जा सकती। ध्रुव को यह अब अच्छे से समझ आ गया था। उसे अपनी एक सेना खड़ी करनी होगी, अपने साथ ही अपने लोग जुटाने होंगे। यह कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, यह जरूरत थी।
रुद्रसेन ने उसकी आंखों में देखा और अंदर ही अंदर सोचा, बिल्कुल अपने पिता जैसा है। वही बेचैनी, वही जज्बात, पर फर्क सिर्फ इतना है। फर्क यह था कि तब आलोक शौर्य ने भी नया हॉल बनाने की कोशिश की थी। रुद्रसेन ने तब उनका साथ दिया था, मगर वह कोशिश पूरी तरह नाकाम रही थी। गिनती के कुछ लोगों के साथ सप्तचक्र महाविद्यालय जैसे बड़ी संस्था में एक नया हॉल खड़ा करना यह असंभव जैसा था। आलोक शौर्य उस समय मूलवीर स्तर के योद्धा थे, फिर भी नाकाम हो गए थे। इस नाकामी ने यह साफ कर दिया था कि जब तक तुम्हारे पास धन, एक मजबूत टीम और कोई बड़ा योद्धा नहीं हो, हॉल बनाना बस एक सपना ही रह जाता है। हॉल की स्थापना मतलब आग में धन फूंकने जैसा था, और फिर सुरक्षा बिना किसी महाशक्तिशाली योद्धा के तुम अपने हॉल को दुश्मनों से बचा भी नहीं सकते। केवल इतना ही नहीं, यह लोग सिर्फ लड़ाई से नहीं लड़ते, यह लोग हर प्रतियोगिता में वार करते हैं। टीम प्रतियोगिता, हॉल प्रतियोगिता, औषधि निर्माण, शस्त्र निर्माण, हर ओर से तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, और एक हार तुम्हारा पूरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। और यह सब तो बाद की बातें हैं, असली जंग तो इससे पहले ही शुरू हो जाती है। रुद्रसेन ने ध्रुव को देखा और गंभीर स्वर में बोला, नया हॉल बनाना आसान नहीं है। यह वैसा ही है जैसे एस रैंक का कोई खतरनाक मिशन हो। मेरी सलाह है कि तुम इस चक्कर में ना पड़ो। वो खुद एक बार उसके पिता के साथ यह सब झेल चुका था। सब कुछ टूट गया था। वह नहीं चाहता था कि ध्रुव भी वही रास्ता चुने, वरना फिर बाप और बेटा बस इतिहास में एक नाकाम नाम बनकर रह जाएंगे। लेकिन ध्रुव की आंखों में जो आग थी वह बुझने वाली नहीं थी। उसने साफ कहा, एल्डर, आप बस तरीका बता दीजिए। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, अगर तुम्हें सच में अपना खुद का हॉल बनाना है तो सबसे पहला काम है महाविद्यालय की प्रतियोगिता में एक बार में सीधे 5000 अंक हासिल करना। यह 5000 अंक तुम थोड़ा थोड़ा करके नहीं जोड़ सकते, तुम्हें यह पूरे अंक एक ही प्रतियोगिता में लेने होंगे। यही एक शर्त ही ज्यादातर लोगों को पीछे हटा देती है। 5000 अंक जब तक कोई लगातार 3 मुकाबलों में पहला ना आए, और वह भी बहुत भारी अंकों से, तब तक यह असंभव जैसा है। और यह तो सिर्फ पहली शर्त है, दूसरी शर्त और भी टेढ़ी है। तुम्हें एक सुपर मिशन पूरा करना होगा। यह मिशन हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कभी ये 18 हॉल्स मिलकर दिया गया कोई मुश्किल मिशन होता है, और कभी कभी ये मिशन ऐसा दिखता है जैसे बस कोई स्पिरिचुअल जड़ी बूटी ले आओ, पर असल में वह भी उतना आसान नहीं होता। जब तक तुम यह मिशन पूरा नहीं करते, तुम्हें ऑल आदेश नहीं मिलेगा, और वही आदेश तुम्हें हक देता है कि तुम सब चक्र महाविद्यालय में कोई जगह चुनकर अपना हॉल बना सको। फिर रुद्रसेन थोड़ा रुका और बोला, और एक बात याद रखना, महाविद्यालय तुम्हें इसके लिए एक पैसा भी नहीं देगा। सारी चीजें तुम्हें खुद ही जुटानी होंगी, जगह, सुरक्षा, सामान और इमारत, सब कुछ। अब यह जो 3 बातें मैंने बताई, लोग इन्हें आसान समझते हैं। वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन असलियत यह है कि यह तीनों ही बेहद मुश्किल काम हैं। अकेले इन्हें पूरा कर लेना ही किसी युद्ध से कम नहीं है। रुद्रसेन की बात सुनकर ध्रुव कुछ देर चुप रहा, मन ही मन सोचता रहा, 5000 अंक, एक सुपर मिशन, और ऊपर से ढेर सारा पैसा, यह सब वाकई में आसान नहीं है। फिर उसकी नजर सीधे रुद्रसेन पर पड़ी। एक सवाल जो उसके मन में बहुत पहले से था, अब खुद ब खुद उसकी जुबान पर आ गया। क्या उस समय मेरे पिताजी ने आपसे हॉल बनवाने को कहा था? अगर रुद्रसेन ने हॉल बनवाया था तो यह बात 18 हॉल्स को जरूर पता होती। फिर इसे इतने सालों तक छुपाया क्यों गया? रुद्रसेन थोड़ा चौंक गए, फिर ध्रुव को देखकर बोले, अब जब तुमने समझ ही लिया है तो छुपाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने ही मुझसे हॉल की स्थापना करवाई थी। वो उस वक्त मूलवीर स्तर के योद्धा थे, पर तब भी असफल हो गए थे। और तुम अभी बस रक्तवीर हो। तुम्हारे लिए तो ये और भी मुश्किल है। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया, जैसा मुझे अंदाजा था, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। मेरे पापा जी, क्या वह अभी भी अमृत द्वीप में हैं? क्या मेरी माँ भी उनके साथ हैं? क्या दोनों सुरक्षित हैं? उसकी आंखों में वह सवाल था जो बरसों से अनजाना रहा। रुद्रसेन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस इतना जान लो, तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं, और तुम्हारी माँ के बारे में वह जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। ध्रुव के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई, जैसे किसी ने उसका टूटा सपना फिर से जोड़ दिया हो। मैं जानता था, मुझे यकीन था कि वह जिंदा है। जब पश्चिमी अंधकार लोक में चंद्र नेत्र ने कहा था कि उसके पिताजी मर चुके हैं, तब ध्रुव का दिल बुरी तरह टूटा था, पर अब रुद्रसेन की बातों ने जैसे उसे फिर से जोड़ दिया था। ध्रुव ने एक पल सोचा और फिर कहा, एल्डर, अगर फिर कभी आप मेरे पिता से मिले तो कहना दादाजी उन्हें बहुत याद करते हैं। और एक और बात, जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा था उसे अब मैं पूरा करूंगा, हर हाल में करूंगा। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, उसकी आंखों में एक नई आग जल रही थी। पहली बार उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। पिछले जन्म में भले ही उसके सर से माँ बाप का सहारा छीन गया था, पर इस जन्म में उसके पास कम से कम पिता तो थे, जो उसकी परछाई बनकर हमेशा उसके साथ थे।
अब वक्त था ध्रुव का इस विरासत को अपनाने का। योजक चिन्ह, अल्प विराम योजक चिन्ह, अल्प विराम योजक चिन्ह। अगले दिन सप्तचक्र महाविद्यालय की सूचना पट्टिका पर बस एक ही नाम चमक रहा था। ध्रुव चक्रयोग हॉल का एक साधारण लड़का 14 हॉल से अकेला भिड़ गया, 18 हॉल से ठुकराया गया। ध्रुव अब अकेले ही सबसे लड़ने निकला है। शैडो ब्लेड हॉल की ओजा, जो सौंदर्य सूची में तीसरे नंबर पर है, अब ध्रुव के साथ है। दक्षिण तरंग, महाद्वीप के पिछले 100 सालों में ऐसा कोई नहीं हुआ। ध्रुव ने साबित कर दिया कि यह धरती कमजोरों की नहीं है। ध्रुव 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 हर घंटे सूचना पर नई बातें आ रही थीं। पूरा महाविद्यालय उसी की बातें कर रहा था। कुछ जल रहे थे कि एक मामूली लड़के ने सबका ध्यान खींच लिया। कुछ मजाक बना रहे थे कि सबके खिलाफ जाकर उसने अपने लिए मुसीबत बुला ली है। लेकिन असली खबर यह नहीं थी। सबसे ऊपर लिखा था, ईटान हॉल्स ने अब एक संगठन बना लिया है। अब तक तो सब छुप कर चलते थे, पर इस बार खुलकर जंग का ऐलान कर दिया गया था। इस संगठन का केवल एक ही मकसद था, ध्रुव को रोकना। उसे ना तो उठने का कोई मौका देना था और ना ही अपने बलबूते किसी हॉल की नींव रखने का सपना देखने देना। और इस सब के पीछे था स्वर्गसार कुल। सिर्फ यही कुल इतना प्रभावशाली था कि 18 हॉल्स को एक साथ लाकर खड़ा कर सके। पिछली बार सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा में ध्रुव ने स्वर्गसार कुल को बुरी तरह हराया था। उनके दर्जनों एलट योद्धा और कई मुख्य एल्ड मारे गए थे। इस बार हॉल प्रतियोगिता में वह ध्रुव को पल भर की राहत भी नहीं देने वाले थे। योजक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह। इस बीच ध्रुव के आंगन में तेज कदमों की आवाज गूंजी। ध्रुव भाई, बड़ी खबर है। हैदर दौड़ता हुआ आया, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन चेहरे पर जोश था। अब भले ही उसका काम सिर्फ चक्रयोग हॉल की सफाई तक सीमित था, लेकिन जानकारी निकालने में वह उस्ताद था। सभी हॉल्स ने मिलकर एक संगठन बना लिया है। अब वह सीधे हमारे पीछे हैं। और सुनो, कल रात सभी हॉल अध्यक्ष कहीं चले गए थे, कोई नहीं जानता वह पूरी रात कहाँ थे। ध्रुव उस वक्त ओजा को स्वर्ड सेंस सिखा रहा था। हैदर की बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक अलग सी सख्ती आ गई और होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। तो अब लड़ाई सिर्फ ग्रीफन हॉल या टाइगर हॉल से नहीं, पूरे महाविद्यालय से है। और पर्दे के पीछे से इस खेल को चला रहा है स्वर्गसार कुल। ओजा ने अपनी तलवार प्रतिशोध को म्यान में रखा और थोड़ा गंभीर होकर बोली, मैंने सुना है तुम्हारे शौर्य दल और स्वर्गसार कुल के बीच पुराना झगड़ा है। इस बार भी वही लोग। ध्रुव ने हल्का मुस्कुराते हुए उसकी बात बीच में ही काट दी। ओझा, मेरे दुश्मन बहुत हैं और सच कहूं तो स्वर्गसार कुल उनमें सबसे छोटा है, बस एक मोहरा है। वह यह बात सच भी थी क्या? स्वर्गसार कुल अमर महल से बड़ा था या पश्चिमी अंधकार? लोक जितना डरावना या फिर आने वाली ड्रैगन क्षेत्र की तबाही जितना खतरनाक? इन सब के आगे वह तो कुछ भी नहीं था। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, ऊ की औकात मेरे खेल में गिनी भी नहीं जाती। अब देखता हूं यह कितनी देर टिकते हैं। इस बार की हॉल प्रतियोगिता उतनी आसान नहीं थी। उसने 3 मुकाबलों में हिस्सा लिया था, टीम रैंकिंग प्रतियोगिता, दूसरा व्यक्तिगत प्रतियोगिता और तीसरा पल रिफाइनिंग प्रतियोगिता। ध्रुव को यह तीनों जीतने थे, सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि स्वर्गसार कुल के घमंड को जमीन पर लाने के लिए। उसकी आंखों में एक बार फिर वही जोश लौट आया। तुम्हें खेलना है, चलो फिर असली खेल शुरू करते हैं। वो जोर से हंसा। जैसे जैसे हालात मुश्किल होते जा रहे थे, वैसे वैसे उसके अंदर का जुनून और भी बढ़ता जा रहा था। 18 हॉल अपने आप में एक बड़ी चुनौती थे और अब उनके पीछे खड़ा था स्वर्गसार कुल। यह प्रतियोगिता अब ध्रुव के लिए नामुमकिन सी हो गई थी। उसे 5000 अंक जुटाने थे ताकि वह खुद का हॉल बना सके। लेकिन सारे हॉल्स के शीर्ष शिष्य उसे रोकने के लिए एकजुट थे। कोई नहीं चाहता था कि वह ऊपर जाए। इसी बीच ध्रुव के कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजा हल्के से खुला और एस्पिरा सामने आई। चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब फिर से जान आ गई थी। उसने सीधे ध्रुव की ओर देखा। क्या मैं भी तुम्हारी पागल दरिंदे टीम में शामिल हो सकती हूँ? उसकी आवाज शांत और साफ थी। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। ओजा भी वहीं खड़ी थी और वह थोड़ी चौंक गई। एस्फीरा के चेहरे पर पतला सा नकाब था, उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थीं। उसे देखकर ओझा के मुंह से अनजाने में निकल गया, इतनी सुंदर किसी खूबसूरत लड़की की तरफ से किसी और की सुंदरता की तारीफ, यह बहुत कम होता है। मतलब, साफ था, एस्पिरा वाकई बेहद खूबसूरत थी। ध्रुव मुस्कुराया, तो तुम अब ठीक हो? हाँ, एस्फीरा ने हल्की मुस्कान दी, और मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ध्रुव थोड़ा संकोच में था। तुम्हारी पहचान? एस्फीरा ने एक लकड़ी की पट्टिका निकाली और बोली, मैं पहले से ही सप्तचक्र महाविद्यालय की शिष्या हूँ। बस किसी हॉल में नहीं गई थी, मैंने परीक्षा दी थी और मेरा नाम रिकॉर्ड में हमेशा से था। ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। तो अब से तुम हमारी पागल दरिंदे टीम की सदस्य हो।
उसे वैसे भी एस्फीरा को टीम में शामिल करना था। उसकी जैसी योद्धा से टीम की ताकत कई गुना बढ़ने वाली थी। उसी समय कमरे के दरवाजे पर एक और शख्स खड़ा था। छोटी सी गठरी पीठ पर टंगी थी, जैसे कोई घर छोड़कर आ गया हो। वो थी रीवा। उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान थी। भाई, क्या मेरी भी कोई जगह है? उसने आवाज लगाई। पूजा ने रीवा को देखा और एकदम से बोल पड़ी, कितनी प्यारी बच्ची है। फिर ध्रुव की ओर देखा और मन ही मन बोली, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो सब लड़कियां इसके पीछे लगी हैं? उसे कुछ समझ नहीं आया, कम से कम अभी नहीं। ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। रीवा, मजाक मत कर। रीवा अंदर आ गई। अब तो मुझे औषधि हॉल से निकाल दिया गया है। अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी भाई? क्या तुम चाहोगे कि मैं रास्तों पर भटकूं? उसकी आंखों में आंसू झलक आए। मासूम चेहरा, कांपती आवाज। ध्रुव का दिल पिघल गया। ठीक है, अब तुम भी हमारी टीम की सदस्य हो। रीवा खुशी से उछल पड़ी, या यह उसे शायद जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी मिली थी। योजक चिन्ह, अल्पविराम। योजक चिन्ह, अल्पविराम। योजक चिन्ह। इसी बीच नक्षत्र नगर के शिवगिरी वासिका में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी पीठ पर काले रंग का बक्सा था और गोद में एक छोटी बच्ची थी। उसके पीछे कुछ खतरनाक दिखने वाले योद्धा खड़े थे। बलभद्र ने गुस्से में भें चढ़ाई, स्वर्ग सारकुल, अब क्या हमें चैन से जीने भी नहीं देगा? फिर किसी को भेज दिया झगड़े के लिए? क्या हम इतने कमजोर हैं कि जो चाहे आकर हमें ललकारे? वो एक कदम आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, बोलो, किसने भेजा है? तुम्हें कोई व्यापारी संघ या फिर तुम्हारे स्वर्गसार कुल का कोई बड़ा आदमी? वो अधेड़ थोड़ा सा सहम गया, फिर बोला, वो ध्रुव ने हमें यहाँ बुलाया है। क्या यह शिवगिरी वासिका ही है? बलभद्र ठिठक गया। ध्रुव ने तुम्हें भेजा, योजक चिन्ह, अल्प विराम। योजक चिन्ह, अल्प विराम। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ चक्रयोग हॉल में हैदर। यह चीजें एल्डर रुद्रसेन और बाकी लोगों तक पहुंचा दो। उन्हें पता है यह कैसे बांटनी है। ध्रुव ने त्रागन साम्राज्य से मिली चीजें निकालकर हैदर को पकड़ा दी, जिनमें वह इमोर्टल रूट भी था जिसकी गौरांग को जरूरत थी, और कुछ खास अस्त्र शस्त्र भी। गौरांग और बाकी लोग इस समय ट्रेनिंग में व्यस्त थे। ध्रुव को नहीं पता था कि वह लोग अब किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन संसाधनों की कमी वह कभी नहीं होने देना चाहता था। अभी करता हूं, हैदर ने सिर झुकाकर कहा। और हाँ, ध्रुव ने उसे चेताया, बाहर जाकर कुछ पता करने की जरूरत नहीं, अभी कुछ दिन यहीं हॉल में रहो। इसके बाद उसने अपनी स्पेस रिंग से एक पोटली निकाली और कहा, यह लो, इसमें 140 राक्षसी क्रिस्टल है। हर किसी को 10 दे देना। यह तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए है। इनकी कीमत की फिक्र मत करना। मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी जल्दी अपनी ताकत बढ़ाओ। ध्रुव ने अपने साथियों से कभी कुछ छुपाया नहीं था। यह राक्षसी क्रिस्टल पूरे अमृतद्वीप में कहीं नहीं मिलते। यह सिर्फ त्रागनंद साम्राज्य में पाए जाते थे, और खुद ध्रुव के पास भी 1000 से ज्यादा नहीं थे। यह इमोर्टल क्रिस्टल से भी कई गुना महंगे थे। हैदर ने उन चमकते क्रिस्टलों को देखा। उसने कभी उन्हें देखा नहीं था, पर उनकी ताकत साफ महसूस हो रही थी। धन्यवाद भाई, ध्रुव हैदर बोला। दोस्तों के बीच में धन्यवाद नहीं चलता, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए टोका। अब जाओ और काम पूरा करो। हैदर और उसके साथी ध्रुव के लिए जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन उन्हें भी ताकतवर बनना था और ध्रुव बस उनकी मदद कर रहा था। हैदर मुड़कर चला गया। योजक चिन्ह, अल्प विराम। योजक चिन्ह, अल्प विराम। योजक चिन्ह। रात को चक्रयोग हॉल के पीछे के जंगल में ध्रुव ने अपना रूप बदल लिया। अब वो अपने डेविल गॉड रूप में था। उसकी चमड़ी पर काली काली हड्डियां उभरी हुई थीं, जैसे उसने कोई कांटेदार कवच पहन रखा हो। लेकिन यह सिर्फ दिखने भर की नहीं थी। इन हड्डियों में खतरनाक शक्ति भरी हुई थी। यह सब काल अस्थि बंधन तकनीक का असर था। उसका डेविल शरीर भी अब इससे अछूता नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली। अभी मैंने डेविल गॉड बॉडी को पूरी तरह हासिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी यह शरीर अब इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और काल अस्थि बंधन के छठे लेवल के साथ मेरी शक्तियां किसी स्वर्णवीर से कम नहीं होती। इसके बाद ध्रुव ने 1000 पॉइंट्स खर्च करके डेविल गॉड स्पेस में प्रवेश किया। पूर्वज, मुझे 9वीं मंजिल चाहिए। काल अस्थि बंधन का छठा लेवल सक्रिय करो। उसके इतना कहते ही एक तेज गड़गड़ाहट हुई। उसके शरीर की काली हड्डियां और भी घातक हो गईं। उसका सारा शरीर एक नई ताक में ढलने लगा था, जैसे अंदर से कोई भयंकर शक्ति जाग रही हो। ध्रुव जानता था कि डेविल गॉड स्पेस की 9वीं मंजिल का दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी यह ताकत किसी और ही रूप में उसे बदल रही हो, मानो वो इंसान नहीं, अब कोई और जीव बन रहा हो।
अगर उसने यह तकनीक 9वें लेवल तक पहुंचा दी या उससे भी आगे पूरी तरह से सीख लिया, तो हो सकता है वह इंसान ही ना रहे, बल्कि कोई राक्षस बन जाए। क्योंकि काल अस्थि बंधन की शक्तियां जितनी गहराई तक जा रही थीं, उतनी ही इंसानी भावनाएं पीछे छूटती जा रही थीं। ऐसा लगने लगा था जैसे यह ताकत इंसान को बदल देती है। यह बस ध्रुव का शक था, लेकिन पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं था। पहले यह तकनीक एक राक्षसी विद्वान के पास थी, लेकिन वो भी इसे 6ठे लेवल तक नहीं पहुंचा पाया। ध्रुव पहला था जिसने इसे वहां तक पहुंचा दिया, और 9वां लेवल कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होगा। खुद ध्रुव को भी अंदाजा नहीं था। सोमसूत्र फलक हथेली जमीन हिल गई। उसकी हथेली की रफ्तार तेज नहीं थी, पर उस वार में गहराई थी। जैसे जैसे उसने वार छोड़ा, हर एक क्रिया को वो खुद में उतारता गया, गहराई से समझता गया। अब सोमसूत्र का लेवल बढ़ाना जरूरी हो गया था। फलक हथेली भले ही ताकतवर थी, पर अगर सामने कोई असली योद्धा आ जाए, कोई मूलवीर, तो यह हमला शायद काम ना आए। इसलिए उसे सोमसूत्र को दूसरे लेवल तक ले जाना था और दूसरा वार सीखना था। त्रिफलक वेग, यह दूसरा वार था। डेविल गॉड स्पेस में सोमसूत्र को वापस इस्तेमाल करने का समय 10 गुना घट गया था। पहले इसे 10,000 पॉइंट्स पर दिन में एक बार चलाया जा सकता था। अब हर 2 घंटे में, साथ ही हर बार अभ्यास से उसकी निपुणता 10 या 20 पॉइंट से बढ़ रही थी। अगर उसके पास पर्याप्त अमर ऊर्जा पॉइंट्स होते, तो वह 1 महीने के भीतर ही दूसरे लेवल की बाधा को पार कर सकता था, और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उसे सुपर सोल मोड का भी लेवल बढ़ाना था। वह भले ही एक मोड था, लेकिन वह भी एक तरह की तकनीक जैसा ही था। ध्रुव को बार बार अपनी हदों को पार करना था, ताकि वह ताकतवर बन सके। सुपर सोल मोड सक्रिय।